कोई भी दुनिया में कण होता है, पार्टिकल होता है, तो जैसे मान लो डस्ट पार्टिकल है या ब्लैक बोर्ड के पास जो चाक के टुकड़े गिरे गिरे रहते हैं उसकी धूल का कण है, या कोई लिविंग नॉन लिविंग जीवित या निर्जीव, या कोई सॉलिड लिक्विड या गैस, इनमें से किसी चीज़ का कोई भी एक छोटा सा हम पार्टिकल ले लेते हैं। तो इस पार्टिकल को यदि देखते हैं तो ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनता है। इसको यदि और देखा जाए, इसमें से और छोटा पार्टिकल निकाला जाए, मान लो इस पार्टिकल को हमने निकाल लिया, तो इसको देखा जाए तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मान लो इसका भी एक निकाल लिया तो ये भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना है। इसका भी सबसे छोटा निकाल लिया, मान लो ये दो पार्टिकल से मिलके बना है, और सबसे छोटा मान लो निकाल लिया, ये है। अब इसको देखा, जॉन डाल्टन ने देखा, इस पर स्टडी की, तो इसमें पाया गया कि ये किसी से मिलके नहीं बनाया है, नहीं बना है, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में इसको कह दिया एटम, इसका नाम दे दिया एटम, ATOM, एटम। एटम में ए मीन्स कहलाता है कैन नॉट, और टम मीन्स कहलाता है कट। इसका मतलब है जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं एटम। इसी प्रकार भारत में एक महर्षि थे कणाद, महर्षि का नाम था कणाद। इनने 2500 ईसा पूर्व इसी प्रकार के कण को परम धन अणु यानी परमाणु नाम दिया। तो इस प्रकार से जो एटम होता है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी खोज हुई और एटम में कई प्रकार के पार्टिकल मिले, जिनमें से मुख्य रूप से जो मूल पार्टिकल कहलाते हैं वो 3 प्रकार के पार्टिकल प्राप्त हुए। इसमें से जैसे एटम रहता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है और सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो इसमें 2 प्रकार के कण होते हैं जो वजनदार होते हैं, भारी होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वजनदार होने के कारण नाभिक में होते हैं और इसीलिए इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। इन न्यूक्लियन से यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनकी संख्या का टोटल कर दिया जाए, तो इससे बनता है एटम मास। अब दुनिया में जितने भी एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, तो परमाणु हमेशा उदासीन होते हैं। परमाणु हमेशा उदासीन होते हैं। उदासीन मीन्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल यानी कि जिस प्रकार से गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे, इसी प्रकार से न्यूट्रल यानी ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, या फिर दोनों चार्ज हैं पर एक दूसरे को वो ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि परमाणु यदि उदासीन है लेकिन इसमें पॉजिटिव है। इसी प्रकार से एक बिल्कुल हल्का कण होता है जिसे भारहीन भी बोलते हैं, लगभग भारहीन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम हो गया प्रोटॉन। इसी प्रकार से इस न्यूट्रल वाले का हो गया न्यूट्रॉन, और जो बाहर हल्का कण रहता है, पार्टिकल रहता है, चक्कर लगाता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है मतलब उसमें प्लस की संख्या हमेशा बराबर होगी माइनस की संख्या के, यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। मान लो किसी में 2 प्रोटॉन हैं तो उसको काटने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी है, और प्लस माइनस जब मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए कोई भी एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। अब एटम में 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। यदि ये संख्या बराबर नहीं होगी
तो वो एटम फिर आयन कहलाने लगता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन, इसको बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जिनमें से एक सिद्धांत है बोहर-बरी योजना। बोरबरी स्कीम। तो बोरबरी स्कीम किस लिए दी गई? इसको इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए दिया गया कि किस प्रकार से एटम में, परमाणु में, उसकी सेल्स में यानी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो इसको देने के लिए बोरबरी ने, नील्स बोर और बरी ने ये योजना दी थी। तो इसको बताया गया कि एटम में जो सेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जैसे मान लो जे नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनसे कक्षाएं बनती हैं। तो इन कक्षाओं को सेल्स बोलते हैं, जैसे KLMNO। अब इनको मान लो नंबर दे दें, पहली फर्स्ट, ये दूसरी, सेकंड, इसी प्रकार से थर्ड, इसी प्रकार से फोर्थ। तो बोरबरी ने जो अपना इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम दिया था, ये दिया था किसी भी सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में भरे जाएंगे, उसके लिए जो सिद्धांत दिया था, जिसे हम देखते हैं। तो बोरबरी ने कहा कि किसी भी कक्षा में यानी सेल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के आधार पर भरे जाएंगे। ये जो संख्या है ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की है। n को बोलते हैं नंबर ऑफ सेल, अर्थात कक्षकों की संख्या। जैसे हमने देखा कि पहले कक्षक में, यानी कि इस प्रकार से, जैसे ये पहली कक्षक, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसी प्रकार से नंबर के आधार पर देखते हैं। तो पहली सेल में, यानी कि यहाँ पर हम जमा देंगे पहली के लिए 2n की जगह है 1 और स्क्वायर। तो इससे पता चल जाएगा कि पहली कक्षा में एक एकम 1 और 2, इसका गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस प्रकार से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो कि अधिकतम संख्या होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे पहली कक्षा में? 2। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में देखते हैं, तो यहाँ पर n की जगह है हम 2 भर देते हैं, 2 × 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसी प्रकार से थर्ड में देखते हैं, तीसरी कक्षा में देखते हैं, तो 2 गुणित n की जगह पर हम जमा लेंगे 3, तो 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, तो तीसरी कक्षा में जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अधिकतम 18 चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम जा सकते हैं। इसी प्रकार से चौथी कक्षा में देखते हैं, तो इसमें n की जगह पर 4 जमा लेते हैं, तो देखते हैं 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। इस प्रकार से अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 32 जाएंगे, यानी 2, 8, 18 और 32। इस प्रकार से जैसे इसका एक मॉडल बना के देखते हैं। जैसे मान लो ये नाभिक है, अब नाभिक के बाहर ये मान लो एक कक्षा है, इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण। तो जैसे हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको खोल देंगे 1,
इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है, यानी इसका जो नाभिक है इसमें केवल एक प्रोटॉन बनेगा और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। बस इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बन जाएगा। अब यदि हीलियम को देखते हैं तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हमने देखा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसमें 2 चले जाएंगे। लिथियम में 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं जाते, इसलिए पहली कक्षा में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक और शेष बचा तो दूसरी कक्षा में जाएगा। इसी प्रकार से बेरिलियम 4 में फर्स्ट में 2 और सेकंड में 2। इसी प्रकार से बोरान 5 में पहली कक्षा में 2 जाएंगे, शेष 3 बचे हैं तो 3 अगली कक्षा में चले जाएंगे, मतलब दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। इसी प्रकार से कार्बन 6 में 2 और 4, नाइट्रोजन 7 में 7 इलेक्ट्रॉन जाना है तो पहली में 2 और दूसरी में जाएंगे 5, इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फ्लोरीन 9 तो 2 यहाँ चले गए और 7 दूसरी कक्षा में। इसी प्रकार से नियान में 2 और 8। अब सिर्फ नियान एक ऐसा परमाणु है इन 10 में जिसमें जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जब किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो उसको अष्टक यानी कि ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो नियान का अष्टक कंप्लीट है, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से मॉडल बनता है। तो जैसे हम कार्बन को देख लेते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें है। पहली कक्षा में कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चला गया, ये सेकंड। इसी प्रकार से दूसरी सेल में 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 और 2 6 हो गए। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 6, तो ये कार्बन का परमाणु मॉडल बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे नियान में अष्टक कंप्लीट है तो नियान में जो नाभिक है इसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो 5 6 7 8, इस प्रकार से 2 और 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से नियान का अष्टक कंप्लीट होता है और इसीलिए ये उदासीन परमाणु रहता है, किसी से क्रिया नहीं करता। अब जिस प्रकार से इनका अष्टक पूर्ण होता है उसी प्रकार से हीलियम जो रहता है ये अपना डुप्लेट पूरा करने की कोशिश करता है, यानी कि द्वितीयक। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये द्वितीयक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। द्वितीयक को बोलते हैं डुप्लेट। इस प्रकार से स्थायी होने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं सोडियम में, तो जैसे सोडियम 11 में पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। इसी प्रकार से मैग्नीशियम 12 में 2 8 2, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। एल्यूमिनियम 13 में 2 8 3। अब देखते हैं सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो 2 दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 4। इसी प्रकार से फास्फोरस 15, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 5। सल्फर 16 में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के बाद आता है क्लोरीन 17,
क्लोरीन, इसमें फर्स्ट कक्षा में यानी फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और इसके बाद फिर आ जाता है आर्गन 18, इसका भी अष्टक कंप्लीट रहता है। आर्गन इसको देखते हैं तो 2, 8, 8, इसके भी बाहरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं या ज़्यादा रहते हैं तो वो किसी भी प्रकार से यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान करके या लेके या साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इस अष्टक पूर्ण करने में जितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है उसको उस एटम या उस एलिमेंट की वैलेंसी कहते हैं यानी संयोजकता। इसके आगे बाद में देखेंगे।